नमस्कार दोस्तों उस रोज मैं मदनपुरी के रास्ते किलहड़ी जा रहा था। अमूमन मैं अपने ट्रक से माल की डिलीवरी करता था, पर इस बार मुझे 30 मजदूरों को अपने ट्रक में भरकर किलहड़ी ले जाना पड़ रहा था। 264 किलोमीटर का मदनपुरी से किलहड़ी का सफ़र यूँ तो ठीक ही चल रहा था और सूरज ढलते ढलते 150 किलोमीटर की दूरी भी तय कर ली थी। अब महज 115 किलोमीटर की दूरी शेष रह गई थी कि इसी बीच मेरी नज़रें हाईवे के एक और पलटे हुए कार पर गई। अभी मैं उस कार की तरफ देख ही रहा था कि तभी मुझे वही सड़क के बीचों बीच एक लड़की नजर आई जो खून से लहूलुहान थे, और वहीं उसके बगल में ही कोई बेहोश भी पड़ा हुआ था। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि इनका बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ है, पर मैं इस बात से भी वाकिफ था कि अक्सर ऐसे सुनसान हाईवे पर बदमाश लोग ऐसे हथकंडों का इस्तेमाल कर राहगीरों को लूट लेते हैं, और यही सोचकर मैंने अपना ट्रक उनके ठीक बगल से निकल लिया। पर जब मेरी नज़र ट्रक के साइड मिरर पर पड़ी तो उस लड़की का रोता चेहरा देखकर मेरे दिल ने मेरा दिमाग का फैसला बदल दिया। मैंने फौरन ट्रक को रिवर्स में लिया और उस लड़की के पास जाकर रुका, और उसकी मदद के लिए मैं ट्रक से नीचे उतरा। और जब मैं उस बच्चे के पास पहुंचा तो वो बच्चे मेरे को देखते फूट फूट कर रोने लगा और रोते बोले, अंकल मेरे पापा को बचा लो। उस बच्चे के पापा बहुत ही बुरी तरह से घायल थे। हाथ पैरों के मांस फट गए थे जिसमें से खून बह रहा था। पर अच्छी बात तो ये थी कि उनके सांसें अभी भी चल रही थी। मैंने तुरंत ही उन मजदूरों को आवाज़ दी जो मेरे ट्रक में बैठे हुए थे, और मैंने आवाज़ देते ही 3-4 मजदूर आए और उस आदमी को उठाकर तुरंत ट्रक में रखा। इसके तुरंत बाद ही मैं निकल पड़ा नज़दीकी अस्पताल की ओर, जो 9 किलोमीटर की दूरी पर था। अभी मैं उन्हें लेकर कुछ दूर आया ही था कि तभी ट्रक में सवार मजदूर जोरों से चीखने चिल्लाने लगा। उनकी चीख पुकार सुनते ही मैंने ट्रक को रोका, और जब पीछे जाकर देखा तो मेरी चीख निकल गई। दरअसल पूरा का पूरा ट्रक खून से तर हो रखा था, और वो 30 मजदूर जिन्हें मैं लेकर जा रहा था उनमें से काफ़ी मजदूर लापता थे, और जब मजदूर ट्रक में थे उनके शरीर के चिंदड़े उड़े हुए थे। अब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि तभी वो बच्चे जिससे कुछ देर पहले मैंने ट्रक में उसके घायल बाप के साथ बिठाया था, वो रोती हुई मेरे पास आई और बोले, अंकल जल्दी चलो यहाँ से, नहीं तो हम भी मारे जाएंगे। उस वक्त मैं वो मंजर देखकर इतना ज़्यादा डर गया था कि मैंने तुरंत ही उस बच्चे की बात मान ली और ट्रक को लेकर वहाँ से निकल गया। अब वह बच्ची भी मेरे बगल वाली सीट पर बैठे थे। पहले तो कुछ देर तक हम दोनों ही खामोश बैठे रहे। फिर जब दिल की धड़कनें कुछ पल के लिए सामान्य हुई तो मैंने उस बच्चे से पूछा, ये सब किसने किया बेटा, कौन था वो? पहले तो उस बच्ची ने मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, पर जब मैंने जोर दिया तो उसने कहा, ये वही था जिसने मेरे पापा को नोच नोच कर उन्हें अधमरा कर दिया था। ये बोलते बोलते उस बच्चे की आंखों में आंसू भर गई, और मैं उस बच्ची का दर्द समझ सकता था। पर अभी तक ये साफ नहीं हुआ था कि आखिर ये सब किस हैवान का किया धरा है। खैर उस वक्त मैं उस बच्चे के चेहरे को देखकर चुप हो गया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि वक्त सही नहीं है इन सभी बातों को कूड़े देने का। लिहाजा मैं ट्रक को पूरी रफ्तार में निकलने में लग गया, और फिर इसी बीच उस बच्चे ने अपने आंखों से छल के आंसुओं को अपने हाथ से पोंछते कहा, यह पूरा इलाका गूंगी डायनों की बेटियों का है। इस इलाके से आज तक कोई भी जिंदा नहीं वापस लौटा। उस बच्चे की बातें सुनते ही मैंने तुरंत बोला, कौन है यह गूंगी डायन, और तुम्हें कैसे पता? गूंगी डायन के बारे में मेरे सवाल करते ही वो बच्ची बोली, आज से काफ़ी सालों पहले ये पूरा का पूरा इलाका तिलिस्म के लिए कुख्यात था। उस दौरान यहाँ पर
13 डायनों का बोलबाला था। वो तेरी की तेरी डायन इतनी शक्तिशाली थी कि वो जिंदा को मुर्दा और मुर्दों को जिंदा करती थी। यहाँ तक कि गांव में जो भी मरता उसे जलने से पहले उस मुर्दे को उन डायनों के दहलीज में छोड़ आते। वो डायन उन्हें जिंदा कर देते और रात भर उस मुर्दे के साथ नाचती गाती, और सुबह होते ही उस मुर्दे की मुंडी उखाड़कर धर गांव के चौराहे पर फेंक जाते, जिसके बाद गांव वाले उस बिना सिर वाले मुर्दे का क्रियाक्रम कर पाते। अपने प्रियजन के सबको बिना सर के अंतिम विदाई देना गांव वालों के लिए धीरे धीरे नासुर बनता चला गया। और जब ये दर्द गुब्बार बनकर फूटा तो उन 13 डायनों पर कहर बनकर बरसा। गांव वालों ने उन 13 डायनों से पीछा छुड़ाने के लिए गांव वालों ने कोसों दूर से 99 तांत्रिक को बुलाया। वो तांत्रिक बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थे। उन 99 तांत्रिक के आते ही 13 की 13 डायन कहीं पर गायब हो गया, और उन 99 तांत्रिक के साथ गांव वालों ने उन 13 डायनों की तलाश जारी रखी। दिन बीते, महीने बीते, और जब 1 साल से ऊपर हो गया तो गांव वालों को लगा कि अब वो डायन कभी नहीं लौटेंगे। पर वो 13 का 13 डायन कुछ और मसूबा लिए बैठी थी। उन्हें इंतज़ार था तो बस 99 तांत्रिकों के गांव से जाने का, और जो पिछले 1 साल से गांव में ही डेरा जमाए बैठे थे। और जैसे वो तांत्रिक गांव से गए कि उसी रात वो डायन लौट आई। पर गांव वालों ने उन डायनों को देखकर बिल्कुल भी नहीं घबराया, मानो उन्हें पहले से ही खबर थी कि आज रात डायन आने वाली है। गांव वालों को अपने सामने बेखौफ खड़ा देखकर उन डायनों को समझते देर नहीं लगी कि उनका पैतरा उन पर भारी पड़ने वाली है। पर इससे पहले वो कुछ सोच पाते कि उन 99 तांत्रिक ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और मंत्रों का उच्चारण करने लगा। देखते ही देखते वो डायन जमीन पर गिर पड़े। उनके जमीन पर गिरते ही गांव वालों ने उनका सर उनसे थर से उखड़कर अलग कर दिया, और फिर उनके सिरों को गांव के चौराहे के बीचों बीच गाड़ दिया। पर मुसीबत अभी टली नहीं थी, क्योंकि उस रात सिर्फ 12 डायन ही मर गई थी, जिसका मतलब था कि अभी एक डायन जिंदा है। इस घटना के कुछ महीने के उपरांत 99 तांत्रिक में से 96 तांत्रिक वापस लौट गए, और उन 3 तांत्रिक गांव में रुके। अब उनकी जिम्मेदारी थी उसी डायन को निपटाने की। पर इस बार वक्त ने उल्टी करवट ले ली, क्योंकि वो डायन अब अकेली नहीं थी। उसके साथ उसकी 9 बेटियां थी, जिन्हें उस डायन ने अपनी काली जीभ की बलि देकर पैदा किया था। और जब ऐसे ही एक रात पूरा गांव बेखौफ अपने घर में सो रहा था कि तभी गूंगी डायन की 9 बेटियां गांव में आदम के, और एक रात में गांव के आधे से ज़्यादा लोग गूंगी डायन की 9 बेटियों ने नोच नोच कर खा लिया। यहाँ तक कि उन 3 तांत्रिकों को जिंदा नहीं छोड़ा। उन तीनों तांत्रिकों की गर्दन उखड़कर उसी चौराहे पर फेंक दिया जहाँ उन 12 डायनों के सर को दफन दिया था। रात के ढलते गूंगी डायन की 9 बेटियां आतंक मचाकर वापस लौट गई, और वही बाकी बचे हुए गांव के लोग बहुत ही बुरी तरह से डर गए थे। उनको समझ में आ गया था कि अब उनका यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है, लिहाजा अपनी खैरियत के लिए वो बाकी बचे गांव वाले गांव से हमेशा हमेशा के लिए पलायन कर गए। पर गांव वाले के पलायन करने के बाद उस गूंगी डायन की 9 बेटियां उस गांव के साथ साथ आसपास के गांव में भी कोहराम मचना शुरू कर दिया, और देखते ही देखते ये 30 किलोमीटर का इलाका वीरान हो गया। और तब से आज तक कोई भी आदमी इस इलाके से गुजरने की हिम्मत नहीं करता है, वो मारा जाता है। दोस्तों, उस बच्चे की बातें सुनने के बाद मैं इस सोच में था कि आखिर इस छोटे से बच्चे के इलाके के बारे में भला कैसे मालूम। अभी मैं उस बच्ची से आगे कुछ पूछता कि तभी उसने सामने की तरफ इशारा किया, और जब मैंने सामने की तरफ देखा तो मेरा कलेजा मुंह को आ गया। दरअसल हाईवे के बीचों बीच कुछ बच्चे बैठे हुए किसी लाश के मांस को नोच नोच कर खा रहे थे। पर हाईवे पर बैठे वो बच्चियाँ अभी मेरी असल मुसीबत नहीं थी,
क्योंकि मेरी जान को तो खतरा मेरे ट्रक के बगल वाली सीट पर बैठी उस बच्ची से था, जिसकी मदद करके बहुत बड़ी मैंने भूल कर दी थी। यह बच्ची कोई और नहीं बल्कि उस गूंगी डायन के 9 बेटियों में से एक थी। उस समय तक डर मेरे पर इतना हावी हो चुका था कि मैंने बिना सोचे समझे ट्रक को फुल स्पीड में भगाना शुरू कर दिया। अब मैं ट्रक को फुल स्पीड में भाग ही रहा था कि तभी मैं बगल में बैठी बच्ची, या फिर यूं कहे कि गूंगी डायन की आदमकर बेटी मेरे पर झपट पड़ी। और इसी झपटा झपटी में मेरे हाथ से ट्रक का स्टीयरिंग व्हील छूट गया और स्टीयरिंग व्हील हाथ से छूटते ही ट्रक का पहिया किसी चीज़ से टकराया और ट्रक पलट गई। जिस समय ट्रक पलटी उस समय ट्रक कोडरी पुल पर था, जिस वजह से ट्रक पुल से नीचे गिर पड़ा। वो तो गनीमत थी कि मुझे ज़्यादा गंभीर चोट नहीं आई। वही वो आदमकर बच्ची बेसुध पड़ी हुई थी और यही सही मौका था मेरे लिए यहाँ से भाग निकलने का। मैं बिना समय गवाए ट्रक से बाहर निकला और वहाँ से तेजी से भागा, पर इस वक्त इतना ज़्यादा अंधेरा था कि मैं ये तय नहीं कर पा रहा था कि मैं किस और भागूं। जिधर मुझे रास्ता दिखा मैं उस और भागता रहा, और जब भागते भागते मुझे दूर रोशनी नजर आई तो मैं उस रोशनी की तरफ भागने लगा। और जब मैं उस रोशनी के करीब पहुंचा तो मैंने देखा कि वो एक छोटी सी बस्ती है। और जब मैं उस बस्ती में दाखिल हुआ तो मैंने पाया कि उस बस्ती के सभी घर वीरान पड़े हैं। वह कोई भी नहीं था सिवाय एक घर के। उस घर के बाहर वाले पेड़ की डालियों से बहुत सारी जलती लालटेन लटके हुए थे, जिसकी रोशनी के चलते मैं यहाँ तक आ गया था। अभी मैं उस पेड़ के नीचे खड़ा ये सोच ही रहा था कि भला यहाँ कोई नज़र क्यों नहीं आ रहा है कि तभी अचानक से रोने चिकने की आवाज़ गूंज उठी। और जब वह गूंगी डायन की आदमकर बेटियाँ वह आदम के, तो इस बार मैंने सारी उम्मीद छोड़ दी, क्योंकि अब मैं किसी भी सूरत हाल में नहीं बचने वाला था। वह आदमकर बच्चियाँ मुझे घेरे खड़ी थी और वही मैं उस पेड़ के नीचे डूबका हुआ था। पर हैरानी वाली बात तो ये थी कि वो उस लालटेन की रोशनी के करीब नहीं आ रही थी। वो आदमकर बच्चे रात भर वहीं पर खड़े रहे और मुझ पर गुर्राते रहे, और जब सुबह होने को हुई तो वो कहीं पर गायब हो गया। उनके वहाँ से गायब होने के बाद मैं काफ़ी देर तक उसी पेड़ के नीचे डरा सहमा बैठा रहा, और जब सूरज सर पर चढ़ाया तब जाकर मैं वहाँ से भागा और मेन हाईवे पर पहुँचा, जहाँ से लीव लेकर मैं वापस लौट आया। और दोस्तों, इस तरह से उस रात मेरी जान बची। खैर, अब इस हादसे को बीती काफ़ी साल हो गए हैं, पर अब भी मुझे वो हादसा अक्सर रातों में डरा जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताना। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं अगली कहानी में।